इस क्लास में हम फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम जो कि एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम होती हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली यूज करना है सेंटेंस में, ये डिस्कस करेंगे। डन, चलो आज देखो, कहने को तो दो छोटी सी फ्रेजेस हैं, एक फॉर लॉन्ग है, एक फॉर अ लॉन्ग टाइम है। कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, आराम से सीख समझ सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए अगर आप मतलब आप ये नहीं चाहते कि मैं आपको कोई मोटी मोटी बातें बता दूं और आप उन्हें याद कर लो, अगर आप चाहते हो वास्तव में ये बातें समझ में आ जाएं जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स जो हैं, ठीक है, जिन पे लैंग्वेज वर्क करती है, काम करती है, वो लैंग्वेज फंडामेंटल्स आपको पहले से पता होने चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं बहुत श्योर हूँ कि अब मैं जो आपके साथ फंडामेंटल डिस्कस करूंगा वो आपको पहले से नहीं पता होंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पढ़े पढ़ाए नहीं जाते, हमारे टीचर्स भी नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ाते भी नहीं, जब पढ़ते नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से, ठीक है। तो मैं पहले आपको वो फंडामेंटल समझा देता हूँ जिन पे ये हमारा क्वेश्चन मतलब बेस्ड है, मतलब जिन पे डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस हमें समझना है, उस डिफरेंस को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें वो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स क्लियर हो, ठीक है। तो मैं एक बार फंडामेंटल्स पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, ये मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, चलो कोई नहीं। ये जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे क्वांटिटीज का मतलब आप क्या समझेंगे? क्वांटिटीज का मतलब जैसे नंबर, अमाउंट, ठीक है। एक मिनट, ध्यान से सुनना समझना, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी राह चलते आएगा मुंह उठा के और सीखेगा और चला जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा तभी सीख पाओगे। अमाउंट है, डिग्री है, वो भी इसी लेवल में रख सकते हैं, ठीक है। नंबर हो गया, अमाउंट है, डिग्री हो गई, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, लेंथ कह सकते हैं। ये जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, मतलब हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, कैसे हम इनको मेजर करते हैं? तो नंबर में करते हैं, अमाउंट्स में करते हैं, डिस्टेंस में कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ वगैरह में भी कर सकते हैं, एरिया वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में टाइम को लेकर एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम जो होता है वो एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, मतलब लाइन में आगे बढ़ता है टाइम, तो टाइम में एरिया नहीं होता, लेंथ ड्यूरेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, इनको रेफर करने के लिए देखो हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, समझना। नंबर का जो एक जेनरिक वर्ड होता है वो होता है मैनी। अमाउंट ऑफ डिग्री का जो जेनरिक वर्ड होता है वो होता है मच। डिस्टेंस का जो जेनरिक वर्ड होता है वो होता है फार, ठीक है। लेंथ का जो होता है वो होता है लॉन्ग। ये जो वर्ड्स हैं, मैनी, मच, फार, लॉन्ग, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं ये जेनरिक वर्ड हैं, जनरल वर्ड्स हैं, मतलब डिस्टेंस इन जनरल मैनी के थ्रू, नंबर इन जनरल मैनी के थ्रू रेफर किया जाएगा, अमाउंट ऑफ डिग्री को मच के थ्रू, ठीक है, और डिस्टेंस को फार के थ्रू और लेंथ को लॉन्ग के थ्रू रेफर करते हैं। खैर, इसके अलावा अगर हम चाहें तो इनको डिफाइंड टर्म्स के थ्रू भी रेफर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर है, अगर हम नंबर चाहें तो उसके लिए जो डेफिनेट वैल्यूज होती हैं उनका यूज करके भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दें 5 ट्रीज, तो ये डेफिनेट वैल्यू हो गई, ठीक है। या हम लिख दें जैसे अमाउंट ऑफ डिग्री है, उसकी जगह हम मान लो यहाँ पे लिख दें 20 लीटर्स मिल्क, ठीक है। तो ये जो 20 लीटर है ये डेफिनेट वैल्यू हो गई, 5 डेफिनेट हो गई। या मान लो हम यहाँ पे लिख दें फार की जगह 3 किलोमीटर, ठीक है, तो 3 हो गया, 3 किलोमीटर रोड, ऐसे कुछ हो गया। लॉन्ग की जगह मान लो हम यहाँ पे लिख दें 5 मीटर्स लॉन्ग, ऐसे हो गया। अब ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं जिनके थ्रू हम इन क्वांटिटीज को जो नंबर में है, अमाउंट डिग्री में है, डिस्टेंस में है या लेंथ में है, इन्हें रेफर करते हैं, ये दो टाइप की हो गई। इनको रेफर करने के लिए हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटीज हो गई। एक तो ये मैनी, मच, फार, लॉन्ग, इन वर्ड्स के थ्रू हम क्वांटिटीज का रेफर कर सकते हैं, और 5 है, 20 है, 3 है, लीटर है, मीटर है, किलो है, ये सबको पता होगा, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। अब इनमें है क्या, ये जो क्वांटिटीज, ये जो वर्ड्स हैं, जो क्वांटिटी को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं, मैनी, मच, फार, लॉन्ग, इन्हें हम कहते हैं नॉन असर्टिव वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अगर वहीं पे हम कोई एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट क्वांटिटी यूज कर लें, 5, 20, 35, ऐसे कुछ भी लिख दें, तो ये हो गए असर्टिव।
सीधे बात में इसको समझने के लिए आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि असर्टिव का मतलब हो गया डेफिनिट, विच कैन बी डिफाइंड, विच कैन बी स्टेटेड विद क्लैरिटी। नॉन असर्टिव का मतलब विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट क्लियर। ठीक है, यहां तक आ गया। इंग्लिश पेडागोजी के लिए सर पढ़ाओ। देखो मैं एक चीज बताता हूं, मैंने सीटेट के लिए इंग्लिश बहुत पहले पढ़ाई थी। ठीक है, हाँ पेडागोजी वगैरह के लिए बहुत पहले पढ़ाई थी, बहुत पहले का आप मान के चलो 7-8 साल पहले का भी। ठीक है, अब फिर मुझे लगता है कि मैं कंपटीशन में इतना बिजी हो गया, एसएससी बैंक यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ाता रहा, पेडागोजी वगैरह मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। मुझे अपने आप पेपर देना रहेगा तो मैं थोड़ा बहुत कर लूंगा, लेकिन मैं दूसरों को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, हाँ तो खैर छोड़ो, अब पेडागोजी वगैरह की बात मेरे से मत करो, वो जब कभी मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना शो करूंगा तब देखूंगा। अभी बात ये हो रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग, ये वास्तव में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार क्लियर हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मतलब क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से और सीखने की और जानने की और समझने की हमारी ललक बनी रहती है, हम कंफ्यूज नहीं होते, हमारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ पहले इसको समझना। तो मैनी है, मच है, फार है, लॉन्ग है, ये वर्ड्स हैं नॉन असर्टिव। ठीक है, अच्छा 5 है, 20 है, 30 है, मतलब जो भी है 15 है, जो भी है, ये है असर्टिव वर्ड्स। नॉन असर्टिव वर्ड्स जो होते हैं, नॉन असर्टिव वर्ड्स जिन्हें हम इन्हें कहते हैं, मतलब अभी तो हम इन्हें नॉन असर्टिव कह रहे हैं। क्या तुम लोग कमेंट कर रहे हो? टेंस का नेक्स्ट पार्ट, बच्चे टेंस का नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब जान जाओगे। ठीक है, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं पहले इस पर फोकस कर लो। मैं बच्चों को ये चीज कभी नहीं समझ पाता कि जब उनको रामायण की कहानी सुनाओ तो वो महाभारत के क्वेश्चन पूछते हैं, जब महाभारत के सुनाओ तो रामायण पूछेंगे, इन्हें टेंस पढ़ाओ तो ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने चाहेंगे, और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाओ तो ये टेंस पढ़ना चाहेंगे, प्रिपोजिशन पढ़ाओ तो नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाओ तो टेंस पढ़ेंगे। मतलब इन्हें वो अच्छा लगता है जो नहीं है, दूसरे की थाली में घी अच्छा लगता है, दूसरी तरफ की इन्हें घास ज्यादा हरी नजर आती है, जो एट प्रेजेंट डील करना है वो नहीं डील करेंगे। भाई ये पढ़ा रहा हूं, पहले ये सुन लो, ये समझ में आ जाएगा तो जिस दिन वो डिस्कस करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश हमारी पता क्या होनी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो 100% क्लियर हो। इस तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे ना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, मान लो हम कोई छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो अगर हमें 100% क्लियर हो जाएगा तो वो हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, उसको लेकर हमारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे तैयारी की जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने यूट्यूब के बच्चों की एक आदत देखी है कि इनको वो अच्छा लगता है जो आप नहीं पढ़ा रहे होते, जो नहीं पढ़ा रहे होगे वही ये पढ़ना चाहेंगे, और जो पढ़ाने लग जाओगे वही ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, खैर अब आगे आते देखो, तो ये जो नॉन असर्टिव वर्ड्स होते हैं इनका यूज हम करते हैं बेसिकली निगेशन के लिए और इंटरोगेशन के लिए। मतलब इनका यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। असर्टिव जो वर्ड्स होते हैं, असर्टिव फ्रेजेस जो होती हैं लैंग्वेज की, उनका यूज किया जाता है असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मैं भी ये समझा दूंगा ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं मैं ये भी समझा दूंगा। वो एक बच्चा देखो पीछे ही पड़ गया, तो सर फंडामेंटल की वीडियो नहीं है, साउंड ठीक नहीं आ रहा। बच्चे कौन से ऐप पे हमारी फंडामेंटल की वीडियो देख रहे हो जो आपको साउंड सही नहीं आ रहा, वो भी तो बताओ। तो ये जो नॉन असर्टिव वर्ड्स होते हैं, मैनी है, मच है, फार है, लॉन्ग है, और भी हैं, क्वांटिटी क्वांटिफायर्स में यही वर्ड नॉन असर्टिव होते हैं। ठीक है, हालांकि एनी भी होता है, वो मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। एनी जो होता है उसका हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनी एकदम जनरल सेंस में यूज होता है, वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो इनका यूज हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। हाउ मच मनी डू यू नीड, जैसे ठीक है, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ फार इज योर कॉलेज, ठीक है, हाउ लॉन्ग वॉज द मूवी, हाउ लॉन्ग वॉज द लेक्चर। तो इनका यूज हम करते हैं या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव में। ठीक है, जैसे हम इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, द मूवी वॉज नॉट लॉन्ग, इट वॉज नॉट फार, दे डोंट हैव मच मनी, ठीक है, ही डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स। असर्टिव सेंटेंसेस में फिर हमें ये वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जिनकी वैल्यूज डेफिनेट होती हैं, 5 है, 20 है, 3 है, 5 है, या फिर कुछ ऐसे और वर्ड्स जिनकी वैल्यू डेफिनेट होती है, जैसे ऑल है, सम है, अ लॉट ऑफ है, ठीक है, वगैरह वगैरह, इनका यूज करना पड़ता है। तो जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो नंबर का जेनरिक वर्ड मैनी है, अमाउंट टू डिग्री का जेनरिक वर्ड मच है, डिस्टेंस का जेनरिक वर्ड फार है, लेंथ का जेनरिक वर्ड लॉन्ग है। जेनरिक वर्ड्स जो होते हैं ये एक्चुअल में इंडेफिनिट होते हैं वैल्यूज के टर्म्स में, मतलब वैल्यू के रेस्पेक्ट में इनकी कोई वैल्यू डेफिनेट होती नहीं है, तो ये नॉन असर्टिव होते हैं, तो इसीलिए हम इनका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते। इनका यूज या तो हम निगेशन के लिए करते हैं। निगेशन के लिए देखो यूज क्यों करते हैं मैं भी बता देता हूँ। निगेशन के लिए हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि निगेशन का मतलब जीरो होता है। जीरो जो होता है ना वो खुद इंडेफिनिट है। भाई
मैथ्स तो सभी पढ़ते हैं, बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको मैथ्स पता ही होता है लगभग, ठीक है। तो मैथ्स में सबको ये पता होता है कि जो जीरो है ना उसकी वैल्यू इंडेफिनिट क्या है, ठीक है। जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, बताते हैं विवेकानंद जी एक बार जीरो पे ही लेक्चर देते रहे, कई घंटे लेक्चर दे दिया, तो वास्तव में दैट इज अ डिस्प्यूटेड काइंड ऑफ थिंग। जीरो आप कैसे मैग्नीफाई, किसी चीज को जीरो कैसे मानते हो, या तो कोई चीज है, ठीक है, जीरो तो आप कैसे मेजर कर सकते हो समथिंग को, ठीक है। तो जो नो जो होता है ना, नो कॉन्सेप्ट, ये भी नॉन असर्टिव कैटेगरी में ही चला जाता है। तो इनका यूज या तो हम नेगेटिव में करते हैं या इंट्रोगेटिव में करते हैं। जब पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने होते हैं तब हम इनका यूज नहीं करते, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। असर्टिव मीनिंग्स में इनका यूज करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इनका यूज करते हैं। खैर, अब इसके आगे की कहानी बताता हूं, ऐसा हम क्यों करते हैं वो देखो समझा देता हूं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट हैव, एक मिनट ध्यान से समझना, ये बातें जब समझ में आएंगी तभी वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, ठीक है। ही डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, ठीक है। और हमने लिखा ही डिड नॉट हैव एनी या मैनी फ्रेंड्स। अब मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे, अब ध्यान से देखो ये दोनों ही नेगेटिव हैं। जैसे हमने लिखा ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स, और हमने लिखा ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स या मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से मैनी है, मच है, पार है, लॉन्ग है, वो नॉन असर्टिव होते हैं, तो हमने मैनी यूज कर लिया। हालांकि एनी भी यूज कर रखा है, ये भी नॉन असर्टिव होता है। अमाउंट और नंबर इसका यूज दोनों के लिए हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे जो हमने वर्ड लिखा है ना, ये असर्टिव है। 3 फ्रेंड्स जो है ना, ये असर्टिव फ्रेज है। असर्टिव का मतलब है जिसकी वैल्यू डेफिनिट हो, जिसकी वैल्यू क्लियर हो। ऐसे एक लाइव बैच में सर, इनको माई बैच, अच्छा सही करवा दूंगा बच्चा, मैं उसको सही करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब दिक्कत क्या है कि ये जो हमने लिखा ना, ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स और ही डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स या एनी फ्रेंड्स, एक बार मुझे बस ये बता दो, क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या दोनों ही गलत हैं? क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या दोनों सेंटेंसेस गलत हैं? बस एक बार ये बता दो। ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स, ही डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स या एनी फ्रेंड्स, दोनों सही हैं, दोनों ही गलत हैं? अभी बच्चे इंग्लिश पढ़ना, अभी अभी पता चल जाएगा, अभी 1 मिनट में तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, ये आंसर तुम अपने आप जान जाओगे। मैं लोगों को कभी नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम मानो, तुम इसको सही मानो, वो अपने आप समझ में आ ही जाता है। हाँ, जैसे मैंने लिखा ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स, ठीक है, और हमने लिखा ही डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स। अब देखो यहां पे हमने लिखा ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स, तो अगर हम ये लिख रहे हैं ना ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स कि उसके 3 फ्रेंड्स नहीं थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम नंबर मतलब सीरीज लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ भी लिख दें, तो अगर हम कहते हैं ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नंबर तो हमने निगेट कर दिया कि उसके 3 फ्रेंड्स तो थे नहीं। अब 3 फ्रेंड्स नहीं थे तो कितने थे? 3 से कम थे या 3 से ज्यादा थे? ये वैल्यू क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, ये सेंटेंस एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस क्यों है मैं समझा देता हूं। ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स का मतलब या तो ये होगा मोर या होगा फ्यूअर, कि उसके फ्रेंड्स या तो ज्यादा थे या कम थे। अब ज्यादा थे या कम थे ये हम क्लियर नहीं कर सकते यहां पे कि कम थे या ज्यादा थे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो कि एम्बिगुअस मीनिंग कन्वे करते हैं और जो एक क्लियर मीनिंग कन्वे नहीं करते, वो लैंग्वेज में अवॉइड किए जाते हैं। तो हमें ये सेंटेंस का यूज नहीं करना चाहिए, ये हटा देना चाहिए, क्योंकि हम 3 जो होता है ना, एक्चुअल में जो 3 है इससे एक वैल्यू लेस की भी है और एक वैल्यू ग्रेटर की भी है, तो दोनों ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि वैल्यू 3 से कम भी हो सकती है फ्रेंड्स की और ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर दोनों साइड जो होती हैं स्केल की वो पॉसिबल हो, वो गलत होते हैं। मतलब हम उन सेंटेंसेस का नेगेटिव नहीं कर सकते जहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज हों, ज्यादा की भी कम की भी। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स, ये गलत है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम नहीं यूज करते। जो डेफिनेट वैल्यूज के क्वांटिफायर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिख सकते आई एम नॉट, सॉरी आई एम लिख दिया, देखो क्या सेलेक्ट कर लिया।
जैसे हम ये सेंटेंस अगर नहीं लिख सकते, आई हैव नॉट बॉट 2 डजन बुक्स, अगर हम ये लिख दें आई हैव नॉट बॉट 2 डजन बुक्स, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 2 डजन अगर हम कह दें कि हमने 2 डजन बुक नहीं खरीदी, तो इसके दो मतलब होते हैं पॉसिबल, इसके दो मतलब होते हैं, या तो हमने कम खरीदी या हमने ज़्यादा खरीदी। अच्छा, कम खरीदी या ज़्यादा खरीदी वो इस सेंटेंस से क्लियर हो नहीं पाएगा, तो ऐसे सेंटेंस जिनके मीनिंग एम्बिग्यूअस होते हैं वो गलत होते हैं, मतलब वो लॉजिकली सेंटेंस सही नहीं होते, तो ये सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, या तो हम इसको लिखें आई हैव बॉट 1 डजन बुक्स, या हम लिखें आई हैव बॉट 3 डजन बुक्स, मतलब इस तरीके से सही होगा, अदरवाइज ये गलत है। खैर, अब इस पे आ जाते हैं। ये तो चलो हो गया गलत, ही डिडंट हैव 3 फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, लेस देन 3, मोर देन 3, और दो पॉसिबल अगर वैल्यूज हो सकती हैं तो ये सेंटेंस मतलब जो है वो एम्बिगुअस है और इसी वजह से ये गलत है। यहां पे आते हैं, अगर हम लिख दें ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, तो एनी जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है जनरल, ऑल, तो अगर हम ये लिख देंगे ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट ये हो जाएगा ही हैड नो फ्रेंड्स, ठीक है, एनी लिखेंगे तो, और अगर हम मैनी लिखेंगे तो मीनिंग देखो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ही हैड फ्यू फ्रेंड्स। अब ये तो हमें पता ही है कि फ्यू जो होता है ये सेमी नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो ये जो फ्यू हैं और लिटिल हैं, जब हम मच और मैनी को नेगेटिव करते हैं तो मैनी की जगह पे अंडरस्टूड हो जाता है फ्यू, और मच की जगह पे अंडरस्टूड हो जाता है लिटिल, जो कि खुद एक सेमी नेगेटिव वर्ड होते हैं, और इस वजह से ये सेंटेंस सही हो जाता है। ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ही हैड नो फ्रेंड्स, जो कि सही होगा, 0 हो गई इसकी वैल्यू। ही डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, मतलब नॉट मैनी का मतलब फ्यू होता है और नॉट मच का मतलब लिटिल होता है, ध्यान रखना। तो ही हैड फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हो गया कि ही हैड ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, तो इसकी भी वैल्यू देखो ऑलमोस्ट नो हो गई, तो ये भी सही हो गया। अच्छा, नो कैसे नेगेटिव में सही हो गया जब 3 नहीं सही हुआ? नो नेगेटिव में इसलिए सही हो जाता है क्योंकि इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, जो भी होती है वो इससे ऊपर होती है, मतलब 9 से कम तो कुछ हो नहीं सकता, जो भी होता है वो हमेशा 9 से ग्रेटर ही होता है। तो हम उन्हीं क्वांटिफायर्स को नेगेटिव करके लिख सकते हैं जिनकी स्केल पे एक ही साइड की वैल्यूज बचती हो। जब किसी पे 2 साइड की वैल्यूज बच जाती हैं तो वो गलत हो जाता है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट हैव सम, डिड नॉट नहीं, कुछ और लिखना पड़ेगा, देखो, ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है, ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, ये सेंटेंस देखो, और एक दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही कुड नॉट सॉल्व फाइव क्वेश्चंस। देखो इनमें से कौन सा सही है? नो के बाद में बच्चे सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लिख सकते हैं, बचकाने क्वेश्चन कम पूछा करो, नो के साथ में कुछ भी लिख सकते हैं। एक अच्छी डिक्शनरी फोन में रखा करो, उसमें ये चीजें देख लिया करो, इनके लिए टीचर के पास नहीं जाया जाता, ठीक है। भाई ये दोनों सेंटेंस जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बस एक बार ये बता दो कि ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। अब देखो ये दोनों सही हैं, मैं समझा देता हूं अगर तुम्हें अपने आप समझ में आ गया, ये दोनों सही हैं। अब ये क्यों सही है और ये क्यों सही है मैं बता देता हूं। ये इसलिए सही है क्योंकि अगर हमने किसी से कहा ही कुडंट सॉल्व 5 क्वेश्चंस, तो अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडेफिनिट तो होता नहीं है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडेफिनिट नहीं होता। अगर हम ये कह रहे हैं कि वो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो मान लो कोई क्वेश्चन उसने पेपर सॉल्व किया या किसी ने उससे क्वेश्चन पूछे, सपोज उससे 20 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है,
20 क्वेश्चंस पूछ दिए, अब हम कह रहे हैं कि वो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। अगर वो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया तो इसका मतलब हम क्या माने, तो इसका मतलब हम ये माने कि जो एक डेफिनेट वैल्यू है 15 वो उसने सॉल्व कर ली। तो यहां पे हमारा अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया कि ही सॉल्व्ड 15 क्वेश्चंस। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि लैंग्वेज होते हैं ना कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है, क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, हम इस तरीके से पढ़ नहीं रहे होते हैं, ठीक है। और चूंकि हमें कभी इस तरीके से पढ़ा नहीं होता, जब कोई पर्सन हमें इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हम रिटेलिएट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विरोध करते हैं, अरे गलत गलत गलत। अरे भाई सुनोगे समझोगे तभी तो जानोगे, ठीक है। दूसरे की सुनोगे ही समझोगे नहीं, अपने को ही सही मानते रहोगे तो कैसे सुधर पाओगे, तब तो कभी सुधरोगे नहीं। तो अगर हम ये लिख दें ही कुड नॉट सॉल्व 5 क्वेश्चंस, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके सही होने की वजह ये होगी कि हमें पता है कि जब भी किसी पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा डेफिनेट होगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेट होगा तो उसमें से जो 5 है उसे हम नेगेटिव कर देंगे, तो 5 को अगर हम उसमें से रिमूव कर देंगे तो जो भी बचेगा वो वैल्यू एक डेफिनेट होगी। तो ये सेंटेंस जिस वैल्यू को कन्वे कर रहा है वो वैल्यू डेफिनेट है, भले ही हमें नहीं पता लेकिन हमें ये पता कि वो डेफिनेट होगी। अगर वो वैल्यू डेफिनेट होगी तो ये सेंटेंस सही हो गया। तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में मॉडिफायर्स जो होते हैं, जो नंबर या अमाउंट का रेफर करते हैं, उनका यूज तभी कर सकते हैं जब वो निगेशन के बाद में किसी ऐसी वैल्यू को रेफर करें जो स्केल के एक ही साइड हो और वो डिफाइन की जा सके। अगर वो डिफाइन ना की जा सके तो फिर वो गलत हो जाती है। अब मैं फिर से एक सेंटेंस लिखता हूं, समझना। मैंने एक थर्ड सेंटेंस लिखा, ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड। बताओ ये गलत है सही? ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड, ये जो हमने थर्ड सेंटेंस लिखा है सही है गलत? 50 जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड, ये सेंटेंस सही है या गलत है, बस ये बता दो। हद हो गई, मतलब मैं समझा रहा हूं, मैं अपना पूछ रहा हूं, वो अपना पूछने में लगे पड़े। He is not 50 years old. अच्छा ये सही है। हंड्रेड परसेंट राइट। राइट काफी होता है, राइट में परसेंटेज कहां से लाओगे? बच्चे वो मेरा नंबर नहीं है हसनात, मैं अपना नंबर अभी बता दूंगा, थोड़ी देर वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अगर हमसे कांटेक्ट करना है कौन से नंबर पे करना है मैं बता दूंगा। ये सेंटेंस है गलत, क्योंकि देखो ये जो असल में तुम अभी इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, अभी तुम पकड़ नहीं पा रहे हो इन चीजों को कि क्या कहा जा रहा है। 5 जो है एक डेफिनेट अमाउंट है, एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है, और ये किसी एक दूसरे डेफिनेट नंबर में से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अगर हम इस डेफिनेट वैल्यू को एक दूसरे डेफिनेट वैल्यू में से रिमूव कर देंगे तो जो वहां पे वैल्यू बचेगी वो भी डेफिनेट होगी। भाई 20 में से आप 5 माइनस कर रहे हो तो 20 एक डेफिनेट वैल्यू है, 5 भी एक डेफिनेट वैल्यू है, डेफिनेट में से डेफिनेट माइनस कर दोगे तो जो बचेगी वो वैल्यू भी डेफिनेट होगी। तो ये हो गया सही। ये हाउ मैनी का रिप्लाई है 5, ये डेफिनेट नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो 50 ईयर्स है ना भैया, ये नंबर नहीं है। 50 ईयर एक एज पॉइंट है। मान लो कोई पर्सन है, ये उसकी एज का स्केल हो गया और ये पॉइंट है 50 ईयर्स का कि वो पर्सन यहां पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। अब हम कह रहे हैं ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड, कि वो 50 ईयर्स ओल्ड नहीं है। तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। अगर वो 50 ईयर्स ओल्ड नहीं है तो हो सकता है वो इससे कम एज का हो और हो सकता है वो इससे ज्यादा एज का हो। बस अब ये गलत है, क्योंकि जब हम किसी क्वांटिफायर का यूज करते हैं, क्वांटिफायर का मतलब समझ रहे हो, मच मैनी के रिप्लाई वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कभी किसी क्वांटिफायर का नेगेशन करते हैं, हम उसको नेगेटिव कर देते हैं और उसकी जो वैल्यू बचती है वो स्केल के दोनों साइड बच जाती है, उससे कम भी वैल्यू कुछ बच जाए और उससे ज्यादा भी वैल्यू बच जाए, तो समझ जाना ये नेगेटिव सेंटेंस गलत है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव नहीं कर सकते। तो जो ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड लिखा ना, ये सेंटेंस गलत है। हम बोलचाल में कह दें दूसरा समझ ले वो अलग बात है, इसको हमें सही करना पड़ेगा और इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा जिससे ये सेंटेंस एक डेफिनेट सेंस कन्वे करे, इसका सेंस डेफिनेट हो।
ही इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 51 ईयर्स ओल्ड, ही इज मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, या ही इज लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड। मतलब हमें इसको सही करना पड़ेगा। सही करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यही हो सकता है कि नॉट हटाओ और कोई डेफिनेट वैल्यू लिख दो, ही इज 60 ईयर्स ओल्ड, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड। नहीं तो लिख दो ही इज नॉट मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, या लिख दो ही इज लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड, तो भी सही हो जाएगा। अदरवाइज ये सेंटेंस अभी गलत है, ठीक है। तो ये सही है और ये गलत है। जब ये बातें तुम्हें समझ में आ जाएं कि हम उन्हीं क्वांटिफायर्स को नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, या हमें उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना चाहिए जिनको निगेट करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो स्केल के एक साइड की हो, या तो उनसे कम हो या उनसे ज्यादा हो। अगर दोनों साइड की वैल्यूज बच जाएंगी, मतलब हम किसी नंबर को या हम किसी क्वांटिटी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस क्वांटिटी को या उस अमाउंट को नेगेटिव कर रहे हैं। तो अगर हम उसे निगेट कर रहे हैं तो उसके बाद में जो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी, हायर स्केल की वैल्यू होगी, या लोअर स्केल की वैल्यू होगी। अगर लोअर होगी तो सही है, अगर हायर होगी तो सही है। अगर हम ये डिफाइन ना कर पाए हायर है लोअर, तो सेंटेंस हमारा गलत है और उसको हमें सही करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस ये भी था, ठीक है। हमने लिखा ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब ये भी बताना पड़ेगा ये सेंटेंस सही है गलत। ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, ये सेंटेंस सही है गलत, क्योंकि यहां से वो अपने कॉन्सेप्ट के पास आ जाएंगे। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो हम उसके पास आ जाएंगे। ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, सही है गलत? हाँ सर, इज ही 50 ईयर्स ओल्ड का आंसर हो सकता है ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, या यस और नो। बात कर लूं बच्चों से? चलो बात कर लेता हूं बच्चों से, ठीक है। लेकिन मेरा ये तो बता दो कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, ये सही है गलत? ये कॉन्सेप्ट मैं कहां से लेकर आता हूं? मेरा ऐसे के लीड प्रोग्राम है असल में, मैंने उस पर 1.5-2 साल पहले काम करना शुरू किया था, और भरमार है ऐसा कॉन्सेप्ट की। मतलब मैं यही खाली टाइम में तैयार करता रहता हूँ, ठीक है। मैं खाली टाइम में, मतलब फ्री टाइम में यही करता हूँ। मैं मूवीज़ देखता हूँ और इंग्लिश पे काम करता हूँ, बस दो ही चीज़ें। ये सेंटेंस है सही, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। हाँ, अब ये सही क्यों, देखो मैं समझा देता हूँ ये सही क्यों समझना। असल में जो सम होता है ना, ये पता है हमें ये क्वेश्चंस अजीब क्यों लगते हैं? ये क्वेश्चंस हमें अजीब इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने कभी ग्रामर को इतने फंडामेंटली देखा नहीं है। हम जब फंडामेंटल्स कहते हैं तो फंडामेंटल्स से मतलब लोगों का क्या होता है? फंडामेंटल से मतलब होता है लोगों का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप जान लेना, उनकी डेफिनेशन जान लेना, ठीक है, उनके बेसिक यूजेस जान लेना। लेकिन फंडामेंटल जब आप और डीपर लेवल पे जाते हो ना तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो तुमने शायद पहली बार आज सुन रहे होगे, इससे पहले सुनी नहीं होगी। ये हमें सबको पता है कि सम एक डिटर्मिनर होता है, अमाउंट और नंबर के लिए यूज किया जाता है, और सभी सम का लगभग यूज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन सम का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है। मान लो ये एक अमाउंट है या एक नंबर है, ठीक है, और हमने इसके दो फ्रैक्शन कर दिए, ठीक है। एक फ्रैक्शन हो गया ये ए जो कि मेजर पार्ट है, और एक हो गया बी। अब हम इनमें से सम कहें तो हम सम किसे कहेंगे, ए को या बी को? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन समझ लेना। मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये एक टोटल नंबर है या एक अमाउंट है, ठीक है, और हमने इसके दो पार्ट कर दिए। एक हो गया पार्ट ए और एक हो गया पार्ट बी। जैसा कि दिखाई भी पड़ रहा है, इट इज क्वाइट विजिबल कि बी इज द स्मॉलर पार्ट, बी स्मॉलर पार्ट है और ए बिगर पार्ट है। अगर हमें सम कहना हो तो सम हम इसमें से किसे रेफर करेंगे, मतलब सम कहकर हम किसे रेफर करेंगे, बी को या ए को? अबे इंग्लिश पढ़ ले भाई, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, तुम्हें फेवरेट मूवी की पढ़ी है बेटा। सम मीन्स नॉट ऑल, वो ऊपर की बात है। अब मैं इलिट लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये इंग्लिश का एक हटके लेवल है, मतलब, ठीक है। अब यहां पे बताओ सम का मतलब क्या मानोगे, ए या बी? अभी मैं फेवरेट मूवी का नाम बता दूं? है, ये तो देख लो बेटा। फेवरेट मूवी मेरी अंगूर है, ठीक है, नमकीन है, बावर्ची है, आनंद है, स्टैनले का डब्बा है, ठीक है। कोई एक हो गया, फिर तो सीख गया लैंग्वेज।
सम का मतलब होगा बी। सम हमेशा उस अमाउंट को रेफर करता है जो कि लेसर साइड हो, ग्रेटर साइड ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हम किसी चीज के दो टुकड़े करते हैं, एक कम और एक बड़ा, तो उसमें जो लेस मतलब जो स्मॉलर पार्ट होगा ना, वो सम होता है। ठीक है, तो यहां पे सम का मतलब होगा बी। अब मान लो हमने सम को निगेट कर दिया, ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो सम को निगेट अगर हम कर देंगे तो इसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो डेफिनेट हो जाएगी, मोर देन हाफ, क्योंकि सम का मतलब होता है लेसर। उसको अगर हम निगेट कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम तो होगी नहीं। ठीक, तो जब हमें पता है कि अगर हम इसे निगेट कर देंगे और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो एक डेफिनेट वैल्यू होगी, ग्रेटर देन इट, इससे ग्रेटर, ना कि इससे लेस। सम से लेस तो होगा नहीं। अगर हम ऐसे लिख दें ही कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ही सॉल्व्ड मोस्ट, ही सॉल्व्ड मोस्ट क्वेश्चंस। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सम का एंटोनिम जो होता है वो मोस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम सम को निगेट करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी ना, वो इफेक्टिव वैल्यू मोस्ट हो जाएगी, और मोस्ट जो होती है ना, वो सम से ग्रेटर साइड होती है, मतलब हायर साइड होती है, लोअर साइड नहीं होती। तो इसका निगेशन पॉसिबल है। तो हम उन्हीं क्वांटिटीज का निगेशन कर सकते हैं जिनको नेगेटिव करने के बाद में जो स्केल पे वैल्यू बचती है वो या तो हायर साइड की होती है या लोअर साइड की होती है। दोनों साइड में नहीं होनी चाहिए, किसी एक डेफिनेट साइड में होनी चाहिए। अगर हम किसी ऐसे क्वांटिफायर को नेगेटिव बना दें, ठीक है, जिसको निगेट करने के बाद में स्केल पे दोनों साइड की वैल्यूज पॉसिबल हो, ग्रेटर भी, हायर भी और लोअर भी, तो वो गलत होता है। मतलब हम उन नंबर्स को, उन क्वांटिटीज को नेगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते। हमें उनको नहीं यूज करना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस में जिनको निगेट करने के बाद जो इफेक्टिव वैल्यू बचती है वो उनमें, उनके दोनों साइड में से किसी साइड की भी हो सकती है, लोअर साइड की भी हो सकती है, हायर साइड की भी हो सकती है, उसको नहीं यूज करना चाहिए। हम केवल उन्हीं क्वांटिफायर्स को नेगेटिव में यूज कर सकते हैं जिनको निगेट करने के बाद में जो वैल्यू बचती है वो एक ही साइड की होती है, या तो उनके लोअर साइड की वैल्यू बचती है या हायर साइड की वैल्यू बचती है। चलो, फोन ऑन बता दूंगा बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी फोन बता दूंगा। मैं जो बात कर रहा हूं पहले वो सुन लो, ठीक है। तो ये यहां तक बात समझ में आ गई तुम्हें? खैर, अब मैं दूसरी बात समझाता हूं कि जिसके लिए मैंने ये सारा गाना तुम लोगों को सुनाया और इतनी सारी बातें तुमसे की, कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था जो मैं समझाने के लिए तुमसे सारी बातें कर रहा था। हटाओ, ऐसे मिटा देता हूं। देखो, मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा था कि जब हम किसी नॉन असर्टिव वर्ड का यूज सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स के बाद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, he did not make any mistakes, ठीक है। कौन लोग कहते हैं इंग्लिश आसान है? आपके बैच में एनरोल करो, मुझे एनरोल करूं भैया। मैं किसी को एनरोल नहीं करता बैच में। जिसको सीखना समझना है आ जाए, अपना एनरोलमेंट कर ले, जिसको नहीं सीखना अपने घर जाए। तो मैं नहीं करता, ठीक है। मैं सिखाने नहीं आया किसी को। आप सीखने आए हो तो मैं हूं, मतलब आई एम एन ऑप्शन। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं एक ऑप्शन हूं। आपको लगता है कि मुझसे सीखना चाहिए, मैं सही सिखा लेता हूं, तो आप आ जाओ, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ढूंढते हुए नहीं आ रहा। मुझे आपको ढूंढ के नहीं सिखाना है, आपको मुझसे ढूंढ के सीखना है। आप सीख लो, ठीक है। गुड इवनिंग भाई। अब देखो, ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स हमने लिखा, तो ये तुम सारे लोग बात जानते होगे कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है उसका प्रेडिकेट, ठीक है। ये सेंटेंस तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा ये सही है गलत है, मैं असल में इसके थ्रू तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं, उस पर ध्यान देना। तो मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक, उसने कोई मिस्टेक नहीं की, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं फिर से देखो एक बार बता देता हूं, ये बेसिक फंडामेंटल है, सारे लोग ये बात जानते होंगे। पूरा इंटरेस्ट मर गया, हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब थोड़ी सी ये बात सुन लो मेरी। कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट उसका होता है सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है उसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं, प्रेडिकेट वो बात होती है जो हम उसके बारे में करते हैं। ये जो हमने सेंटेंस लिखा, ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट ही है और प्रेडिकेट है डिडंट मेक एनी मिस्टेक। अब ध्यान ये रखना कि अगर हम किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड यूज कर लें, कैन यू प्रोवाइड एमिनिटी ऑफ एडवांस्ड कॉन्सेप्चुअल टेस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूं,
लेकिन वो धीरे धीरे होगा बच्चे, एक एक करके होगा। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो आज सीख लो, कल जो डिस्कस कर रहे हो कल सीख लेना, ठीक है। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट उसका सब्जेक्ट होता है, एक पार्ट उसका प्रेडिकेट होता है। जब हम किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव वर्ड, ध्यान देना, जब हम किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं तो वो जो निगेशन होता है वो अपने से बाद में लिखे जितने नॉन असर्टिव वर्ड होते हैं सबको नेगेटिव कर देता है। मान लो अगर हमने कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया, ठीक है, और उस नेगेटिव वर्ड के बाद में सेंटेंस में अगर हम कोई दूसरा नॉन असर्टिव वर्ड यूज कर लें तो वो नॉन असर्टिव वर्ड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने वर्ब देखो डिड नॉट मेक नेगेटिव लिख दी, सब्जेक्ट नेगेटिव नहीं है, ध्यान देना, सब्जेक्ट अलग पार्ट है हमारा, ठीक है। प्रेडिकेट की जो वर्ब है ना वो नेगेटिव वर्ड है, ही डिडंट मेक, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। तो अगर हमारी वर्ब नेगेटिव हो गई तो जो उस वर्ब के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अगर हम उसमें कोई नॉन असर्टिव वर्ड लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो एनी है ना, वैसे तो एनी नॉन असर्टिव वर्ड होता है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव के साथ लिख देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। एनी को जब हम नेगेट कर देते हैं तो ये बात तुम लोग पहले से जानते होगे कि इसका मतलब नो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, इसको अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ही मेड नो मिस्टेक्स। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए भी मैं समझा रहा हूं, जो तुम्हारा लेवल है सीखने समझने का उसके हिसाब से तुम इन दोनों को सिनोनिम मान सकते हो। तो ही मेड नो मिस्टेक, ठीक है, ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक, ये दोनों हमारे लिए इक्विवेलेंट हो गए। तो जो एनी था ना, क्योंकि हमने उसको नेगेटिव वर्ड के बाद लिखा था तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव होकर नो बन गया, ठीक। लेकिन अगर हम यहां पर कोई ऐसा वर्ड लिखें जो नॉन असर्टिव ना होता हो तो वो नेगेटिव नहीं होगा, वो तब भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे ये सेंटेंस लिख दूं, he did not invite all friends। तो अब ध्यान देना, एनी जो होता है ना ये नॉन असर्टिव वर्ड होता है, अगर हम इसे नेगेटिव के बाद लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव की, जीरो, नो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ऑल होता है ये नॉन असर्टिव वर्ड नहीं होता। तो अगर हम ये लिखते हैं ही डिड नॉट इनवाइट ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑल को हमने निगेट कर दिया। अच्छा, हमें पता है कि ऑल का मतलब होता है टोटल, ऑल का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम उसे निगेट कर देंगे तो उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो कम की बचेगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो कम वैल्यू होती है, जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसका मतलब सम होता है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा, ही इनवाइटेड सम फ्रेंड्स। आई बात समझ में? तो जब हम सम को निगेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है मोस्ट, ठीक है। जब हम ऑल को निगेट करेंगे, ऑल का मतलब ऑलमोस्ट मोस्ट होता है, ठीक है, जब हम ऑल को निगेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है सम। ऐसा क्यों होता है ये बात तुम समझ गए होगे, क्योंकि जो सम होता है वो स्मॉलर पार्ट होता है, उसको निगेट कर देने से जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो मेजर पार्ट की हो जाती है, और मेजर पार्ट होता है मोस्ट, ठीक है। अच्छा, ऑल जो होता है वो मेजर पार्ट होता है, अगर हम उसे निगेट कर देंगे तो जो वैल्यू इफेक्टिव बचेगी वो स्मॉल पार्ट की बचेगी, स्मॉल पार्ट हो जाता है सम। तो ही इनवाइटेड सम फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया, मतलब अगर हम किसी नेगेटिव वर्ड के बाद में नॉन असर्टिव वर्ड लिखेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम वही कोई ऐसा वर्ड लिख दें जो नॉन असर्टिव ना हो, असर्टिव हो, ठीक है, ऑल है, अ लॉट ऑफ है, सम है, ये असर्टिव वर्ड्स होते हैं, तो इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ये उस रेंज से बाहर रहते हैं। तो इनको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ही इनवाइटेड सम फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें जब तुम्हें क्लियर हो जाएं। हाँ, नॉन असर्टिव मीन्स नेगेटिव होता है क्या? नॉन असर्टिव का मतलब बच्चे ये होता है कि हम एक ऐसी चीज को रेफर कर रहे हैं, एक ऐसे स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं जिसको लेकर हम डेफिनेट नहीं है, मतलब जिसकी रियलिटी को लेकर या तो डेफिनेट नहीं है, या हम उसकी वैल्यू को लेकर डेफिनेट नहीं है, या हम उसके अमाउंट को, नंबर को लेकर डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो नॉन असर्टिव का मतलब है कि वी आर स्टेटिंग समथिंग बट वी आर नॉट श्योर, हम लेकर उसको लेकर श्योर नहीं है। तो जनरली ऐसा हमें तब करना पड़ता है जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तब हम नॉन असर्टिव होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम सर्टेन या श्योर नहीं होंगे, तभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। या जब हम किसी बात को निगेट कर रहे होते हैं, नॉट के साथ में लिख रहे होते हैं, तब भी हम उसको लेकर श्योर नहीं होते, क्योंकि उसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती, नो की वैल्यू डेफिनेट नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, सबको आता होगा, ठीक है। या फिर हम नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज तब भी करते हैं जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं इफ के साथ। इफ के साथ इफ का यूज हम कब करते हैं? जब हम कोई सिचुएशन सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेकिन हम उसको लेकर क्लियर नहीं होते। तो जो हमारे कंडीशनल्स होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम इफ क्लॉज यूज करते हैं। तो तुमने अगर कभी ध्यान दिया हो तो जो इफ क्लॉज होती है, इफ कंजंक्शन के साथ लिखी गई क्लॉजेस होती हैं, उनमें भी हम नॉन असर्टिव वर्ड्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी मनी, इफ यू हैव एनी मनी,
तो हमने एनी क्यों कहा, क्योंकि इफ कंजंक्शन हमने शुरू में यूज कर रखा है, और इफ कंजंक्शन शुरू में यूज करने का मतलब है कि वो जो सिचुएशन है उसको लेकर हम क्लियर नहीं है, उसको लेकर हम सर्टेन नहीं है, और हम उसे स्टेट नहीं कर रहे हैं, हम उसे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें हम नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं। नॉन असर्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें तब यूज करने पड़ते हैं जब हम सेंटेंस की रियलिटी को लेकर, ठीक है, सेंटेंस में लिखे गए क्वांटिफायर्स के अमाउंट एंड नंबर को लेकर डेफिनेट ना हो, श्योर ना हो, सर्टेन ना हो। ठीक है, हाँ। तो ये जब बातें तुम्हें समझ में आ जाएं कि अगर हम नेगेटिव वर्ड के बाद में कोई नॉन असर्टिव वर्ड लिख देंगे तो नॉन असर्टिव वर्ड भी साथ ही साथ में नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव वर्ड्स के बाद में कोई ऐसा वर्ड लिख दें जो कि नॉन असर्टिव ना हो, डेफिनेट वैल्यू का हो, ठीक है, तो फिर वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूं, उसके बाद में मैं फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम का ये समझाना शुरू कर देता हूं। ही डिड नॉट ब्लेम यू। ठीक है, अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, डिडंट ब्लेम यू हो गया प्रेडिकेट। ठीक, तो मतलब हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिव है और प्रेडिकेट नेगेटिव है। प्रेडिकेट में जो वर्ब है वो हमने नेगेटिव लिखी है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है, तो मान के चलो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव ही हो गया। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया ही डिडंट ब्लेम यू। ठीक है, तो इसके मतलब दो हो सकते हैं। इसका एक तो मतलब ये हो सकता है कि ही डिडंट ब्लेम यू का मतलब हो गया ही प्रेज्ड यू। ही प्रेज्ड यू मतलब उसने तुम्हारी प्रशंसा की। ठीक है, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है ब्लेम तो उसने किया बट ही ब्लेम्ड मी। तो मतलब अगर हम प्रेडिकेट नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेडिकेट नेगेटिव है। अब प्रेडिकेट में नेगेटिव क्या है, मतलब हम नेगेटिव एक्शन को कर रहे हैं कि उसने ब्लेम ही नहीं किया, प्रेज किया था, या हम इस प्रेडिकेट के ऑब्जेक्ट को निगेट कर रहे हैं कि उसने ब्लेम तो किया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ब्लेम तो किया उसने, लेकिन ऑब्जेक्ट को ब्लेम नहीं किया, मतलब हम ऑब्जेक्ट को निगेट कर रहे हैं और वर्ब को नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हम क्या माने, ही डिडंट ब्लेम यू का मतलब हम ये मान लें ही प्रेज्ड यू, या हम ये मान लें ही ब्लेम्ड मी कि उसने किसी और को ब्लेम किया, तुम्हें नहीं किया। तो यहां पे ये निगेशन किसका है, ये निगेशन वर्ब का है कि उसने ये एक्शन परफॉर्म नहीं किया ब्लेम करने वाला, या ये निगेशन इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का है कि उसने निगेट मतलब ब्लेम तो किया लेकिन उसने ब्लेम यू को नहीं किसी और को किया। हम इसका क्या मतलब माने। हालांकि एक तीसरा मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेडिकेट होता है अगर वो नेगेटिव हो जाए ना तो सब्जेक्ट उसी का इफेक्ट शेयर करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आई ब्लेम्ड यू। ठीक है, कि ही डिडंट ब्लेम यू, आई डिड इट, मैंने ब्लेम किया तुम्हें। इंग्लिश स्पेशल बैच बच्चे ऑनलाइन नहीं कभी शुरू होगा, ये क्लासरूम बैच है, क्लासरूम में ही आएंगे जब आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये क्लासरूम बैचेस हैं और ये हमेशा क्लासरूम में ही आएंगे, लॉकडाउन चाहे 2 महीने में खत्म हो चाहे 2 साल में खत्म हो। हाँ, पता है इसके क्या हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी मीनिंग कन्वे कर सकता है सेंटेंस। ही डिडंट ब्लेम यू का मतलब ये भी हो सकता है ही प्रेज्ड यू, ही डिडंट ब्लेम यू का मतलब ये भी हो सकता है ही ब्लेम्ड मी, और इसका मतलब ये भी हो सकता है ही डिडंट ब्लेम यू का मतलब ये भी हो सकता है आई ब्लेम्ड यू। अब अगर मान लो तुम इन मीनिंग्स को क्लियर करना चाहते हो, कि एकदम से क्लियर कर देना चाहते हो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूं उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ही को निगेट करना चाहते हो बाकियों को नहीं, तो ऐसे लिख दो, इट वॉज नॉट ही हु ब्लेम्ड यू, इट वॉज नॉट ही हु ब्लेम्ड यू। तो इसका मतलब हो गया कि हम अपने सब्जेक्ट को निगेट कर रहे हैं कि ही ने ब्लेम नहीं किया, किसी और ने किया होगा। ठीक है, यू को निगेट करना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, इट वॉज नॉट यू whom he blamed। ठीक है, तो अगर मान लो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना हो कि नहीं भाई हम तो सब्जेक्ट को नेगेटिव करने के लिए बात कह रहे थे, या हम ऑब्जेक्ट को नेगेटिव कहने के लिए बात कह रहे थे, तो उस कंडीशन में हम इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज करके इस बात को इजीली कह सकते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं इट वॉज नॉट ही हु ब्लेम्ड यू, तो इसका मतलब समबडी एल्स ब्लेम्ड यू। ठीक है, इट वॉज नॉट यू हुम ही ब्लेम्ड, तो इसका मतलब ही ब्लेम्ड बट समबडी एल्स। ठीक,
खैर, जब ये बातें तुम्हें समझ में आ गई हो सारी, नेगेटिव क्या है, ये सब क्या है, अब आ जाते हैं काम की बात पे। तो जो फॉर लॉन्ग है, ठीक है, इसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती है, क्योंकि लॉन्ग जो है ना, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, हमने सेंटेंस कहाँ से शुरुआत किया था, आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट की थी, कि लॉन्ग है, मच है, मैनी है, फार है, ठीक है। ये जो जेनरिक वर्ड्स होते हैं, जो डिफरेंट क्वांटिटीज का रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनकी अपनी कोई असर्टिव, डेफिनिट, फिक्स्ड, सर्टेन वैल्यू नहीं होती, नॉन असर्टिव होते हैं। नॉन असर्टिव होने की वजह से इनका यूज हमें करना चाहिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अच्छा, फॉर अ लॉन्ग टाइम में देखो क्या है, फॉर लॉन्ग में, फॉर अ लॉन्ग टाइम में क्या डिफरेंस है। यहां पे ना हमने लॉन्ग के साथ में लिख दिया आर टाइम। ए का मतलब वन होता है, ठीक है, और टाइम का मतलब पॉइंट है, ड्यूरेशन होता है, सबको पता है भाई। टाइम जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टाइम को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या तो पॉइंट्स में या ड्यूरेशन में, ठीक है। तो टाइम का मतलब या तो पॉइंट होगा या ड्यूरेशन होगा। फॉर के साथ लिख रहे हो तो ऑब्वियस बात है, इसका मतलब ड्यूरेशन ही होगा। ए लिख रहे हो तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, ठीक है। तो जब हम फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखेंगे ना, तो इसका मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम को, एक डेफिनेट टाइम को रेफर कर रहे हैं। तो ये एसआईटी वर्ड हो गया, ठीक है। तो एक तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों फ्रेजेस में ये हो गया कि फॉर लॉन्ग एक नॉन असर्टिव फ्रेज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है, और फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है वो एक असर्टिव फ्रेज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। अब इनके यूजेस में क्या डिफरेंस होगा, इनके यूजेस में वही डिफरेंस होगा जो एनी और सम के डिफरेंस में होता है, कि फॉर लॉन्ग का यूज हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई डेंट स्टे देयर फॉर लॉन्ग, कि मैं वहां पे काफी समय तक नहीं रुका, ठीक है। या फिर इंटरोगेटिव में करेंगे, इंटरोगेटिव में जब यूज करोगे ना, तो ये जो लॉन्ग के साथ फॉर प्रीपोजिशन लिखी है ड्रॉप हो जाएगी, हाउ आ जाएगा, हाउ लॉन्ग डिड यू वेट देयर, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, फॉर अ लॉन्ग जो है, इसका यूज हम करेंगे हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में। जो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इसका यूज हम उनमें करेंगे, ठीक है। ये मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर तुम फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम के डिफरेंस समझना चाहते हो, तो इसको रिलेट करना एनी और सम से, तो जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि एनी और सम जो होते हैं वो अमाउंट और नंबर के लिए यूज होने वाले डिटर्मिनर है, फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम जो हमारी फ्रेजेस हैं वो टाइम के लिए यूज होती हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी असर्टिव नॉन असर्टिव वाले यहाँ पे भी डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, खैर, एक दूसरी चीज और समझा देता हूं। ये तो हो गई मोटी मोटी बात कि एनी का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है, और सम का यूज अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या यूजेस होते हैं। एनी का यूज हम सेमी नेगेटिव वर्ड्स के साथ में भी करते हैं। जो सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, उनके साथ भी एनी का ही यूज करते हैं। सेमी नेगेटिव वर्ड का मतलब देखो, समझना क्या होता है। सेमी नेगेटिव वर्ड का मतलब होता है जैसे हार्डली, सेल्डम, ठीक है, रेयरली, एटसेट्रा। तो इनके साथ भी हमें फॉर लॉन्ग का ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो कंडीशनल्स होते हैं, कंडीशनल्स जिनमें हम इफ क्लॉज का यूज करते हैं, तो जो कंडीशनल्स होते हैं ना, वो भी नॉन असर्टिव स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, तो उनमें भी मीनिंग का यूज करते हैं। तो जिस तरीके से हम एनी का यूज कंडीशनल्स में करते हैं, इफ क्लॉज में, सेमी नेगेटिव वर्ड्स के साथ हार्डली है, सेल्डम है, इनके सब के साथ करते हैं, क्वेश्चंस नेगेटिव में करते हैं, उसी तरीके से फॉर लॉन्ग का यूज करना है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से बात तुम्हें समझा दूंगा। अच्छा, फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि हम सम का यूज करते हैं। ये ध्यान रखने हैं, फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम के यूजेस को लेकर ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। खैर, फिर अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि हम सम का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं, ठीक है, और एनी का तो यूज नेगेटिव में करते ही करते हैं। तो उसी तरीके से हम फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर लॉन्ग, इन दोनों फ्रेजेस को नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनको नेगेटिव में यूज करते हैं, जब हम इनको नेगेटिव में यूज करते हैं, तो फिर इनके मीनिंग में डिफरेंस जो आता है ना, उसको हमें समझना है। मतलब आज की हमारी क्लास है उस डिफरेंस को लेकर के, हमें वो डिफरेंस समझना है। अब मैं समझाता हूं डिफरेंस क्या है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, ठीक है। अब दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही डिडंट वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं इनको हमें एक्चुअली आज समझना है। मतलब ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिनके लिए हम पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे थे, जिनके लिए हम सारी चीज़ तैयार कर रहे थे। क्या बच्चे बता रहे हो? डेस्क मैम बोलती हैं कि मुझसे अच्छा कोई टीचर नहीं है इंडिया में, बट उनको कौन बताए कि वो जो रूल रटा के पढ़ा रही हैं 10 साल से। छोड़ो ना, क्यों उनके पीछे पड़ोगे। कौन उनके पीछे पड़े, मुंह लड़ा। बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो उनको छोड़ो। उनको हम, मैंने कल एक बात कही थी तुमसे कि हम स्टूडेंट्स को सुधार सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम सिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स को डांट समझ के हम बेहतर बना सकते हैं, टीचर्स को नहीं। टीचर्स ढीठ होते हैं और बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, ठीक है, हाँ, तो उनको छोड़ो। अब ये दो सेंटेंस हमने लिखा ना, ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग एंड ही डिडंट वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन दोनों के मीनिंग्स जो है ना वो हमें आज समझने हैं, इनका डिफरेंस हमें समझना है। ये आज का हमारा टॉपिक है। हाँ। लैंग्वेज फिजिक्स ही है भाई मेरे, लैंग्वेज फिजिक्स है। देखो मैं दो चीजें बताता हूं। जैसे एक बच्चा है, इसका कमेंट है कि इसके 96 परसेंटाइल आ गए कैट में। ऑब्वियस ही बात है, हमारे कितने स्टूडेंट्स रहे, ठीक है, उनके इससे ज़्यादा आ गए होंगे। लेकिन कहानी क्या है ना, स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स नो, स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है, टीचर्स अंडरस्टैंड, टीचर उसे समझते हैं। तो बेसिकली मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाता हूँ, मैं मतलब इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे समझ में आए, और मैं इसीलिए लोगों को पढ़ाता हूँ कि उनको भी समझ में आए, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर के लेवल पे चीज़ों को ले जाना चाहता हूँ। तो टीचर और स्टूडेंट में डिफरेंस यही होता है, टीचर्स नो, स्टूडेंट्स नो, बट टीचर्स अंडरस्टैंड। टीचर्स समझते हैं चीज़ को, वो कहानी समझते हैं कि बना कहाँ से, आया कहाँ से, जाएगा कहाँ तक, ठीक है, इसके मतलब इम्प्लीसिट, इसके मतलब इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो हम उस लेवल पे लैंग्वेज को डील करते हैं। तो मैं लैंग्वेज को कभी अंडरस्टैंडिंग को नंबर से मार्क नहीं करता। नंबर तो किसी का तुक्का चल गया उसके बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे उसका अच्छा हो गया। 2017 का एक पेपर रहा सीपीओ मेंस का, ठीक है, और लोगों के खींच के नंबर आ गए, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ गए, पेपर ही आसान था। तो नंबर आ जाने का मतलब वो काबिल नहीं हो गए, इसका मतलब ये नहीं है फिर सीजीएल में नहीं है। तो मतलब मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ आप अटमोस्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ो मुझसे, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो। आपका गोल होना चाहिए मैक्सिमम क्लैरिटी अचीव करना, मैक्सिमम क्लैरिटी, मैक्सिमम क्लैरिटी, ठीक है। नंबर तो ऑटोमेटिकली आते हैं भाई, मैं पेपर दूंगा मेरे नंबर नहीं आएंगे क्या, ठीक है। जो समझदार बच्चा को पेपर देगा उसके नंबर नहीं आएंगे क्या। हम समझदार होंगे, नंबर हमारे ऑटोमेटिकली आएंगे। तो मैं नंबर के लिए ना पढ़ता, मैं नंबर के लिए पढ़ाता भी नहीं, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं कि आप चीज़ों को समझो, मैक्सिमम क्लैरिटी के साथ समझो। नंबर अपने आप आएंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम जाओगे, बच्चों से खेल लगेगा, पेपर देना, ठीक है, मतलब ऐसे लगेगा कि बच्चों का खेल हो रहा है, ठीक है, और अपने आप नंबर आ जाते हैं। खैर चलो मैं डिफरेंस समझाता हूँ तुम्हें। देखो मैं इसको फिर से उससे रिलेट करता हूँ सम और एनी वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, तो उसका मतलब था ही हैड नो फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें जो एनी था वो भी नेगेटिव हो गया था, ठीक। फिर हमने पढ़ा था ही डिडंट इनवाइट सम फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ही इनवाइट मोस्ट फ्रेंड्स, ऐसा मीनिंग हो गया था। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे आ जाते हैं। हमने लिखा ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, तो ये जो फॉर लॉन्ग है ना ये नॉन असर्टिव वर्ड है, और इसको हमने नेगेटिव फ्रेज डिडंट के बाद लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा यहां पे जो हमने डिडंट लिखा है ना ये भी नेगेटिव है, लेकिन इसके बाद जो हमने फ्रेज लिखी है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये असर्टिव फ्रेज है, तो ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। खैर अब जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका एंटोनिम पॉजिटिव हो जाता है। भाई नेगेटिव जो है वर्ड, तो उसका एंटोनिम जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, नेगेटिव का एंटोनिम होता है पॉजिटिव, ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। तो हमने लिखा है डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग। अगर हम इसको बात को कहें दूसरे तरीके से, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ही वॉच्ड टीवी। डिडंट वॉच जो नेगेटिव है ना, अगर हम उसे पॉजिटिव बना दें तो हम लिख देंगे ही वॉच्ड टीवी, ठीक। अच्छा फॉर लॉन्ग का मतलब होता है काफी समय तक, फॉर लॉन्ग का मतलब काफी समय तक होता है, लेकिन जब हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो पॉजिटिव में फॉर लॉन्ग यूज नहीं होगा और इसकी जगह आ जाएगा सून, ठीक है। सून क्या आ जाएगा, फॉर अ शॉर्ट वाइल आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग का एंटोनिम शॉर्ट होता है ना, तो इसका आ जाएगा फॉर अ शॉर्ट वाइल।
तो ये जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब ये है, ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग का मतलब है ही वॉच्ड टीवी फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि उसने टीवी बहुत कम समय के लिए देखी। तो इसका मतलब उसने टीवी देखी, दैट इज नॉट द निगेशन ऑफ द एक्शन। ही वॉच्ड इट, उसने टीवी देखी, बट ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, लेकिन उसने टीवी को बहुत देर तक नहीं देखी, ठीक है। उसने टीवी देखी थोड़ी देर के लिए, और उसने ज्यादातर देर के लिए टीवी नहीं देखी, ठीक है। एक ही हमारा प्यारा कोई बच्चा है, जय अहिर, ठीक है, और ये हो गया ब्लैक। घर जाओ बेटा, तुम पढ़ने पढ़ाने वाले हो भी नहीं, और तुम्हारे मतलब कर्म भी नहीं है कि तुम कभी सीख पाओ, ठीक है। तुम्हारी थोड़ी परवरिश गड़बड़ हो गई है कहीं से, तो तुम्हारे अंदर वायरस आ गया। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना, ही वॉच टीवी फॉर अ शॉर्ट वाइल, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब इसे देखो, अगर लिखें तो कैसे लिखना पड़ेगा, ही वॉच्ड टीवी, ठीक है। ही डिडंट वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया ही वॉच टीवी आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। ही वॉच्ड टीवी आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो देखो, ये जो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन है और आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन है, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम है। ये कैंसिल नहीं हुआ। ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ नेगेटिव के लिखने के बाद भी? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है और ये उसके मतलब रेंज से बाहर था। ये फॉर अ लॉन्ग टाइम एक असर्टिव फ्रेज है, इसीलिए जब हम इसको नेगेटिव वर्ड के बाद में लिखेंगे तब भी ये नेगेटिव नहीं होगी। तो हमें इसका एंटोनिम नहीं यूज करना पड़ेगा और हम इसको एज इट इज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ही डिडंट वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया ही वॉच्ड टीवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इट मीन्स ही वॉच्ड टीवी, लेकिन उसने टीवी बहुत गैप के बाद देखी, मतलब काफी समय के बाद देखनी शुरू की। मान लो कुछ लोग थे, उन्होंने 9 बजे टीवी देखनी शुरू कर दी, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा है वो 10 बजे टीवी देखने आया, तो वो बीच का 1 घंटे का गैप है ना जिसमें उसने टीवी नहीं देखी, ये फॉर अ लॉन्ग टाइम उसे रेफर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख देंगे ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, तो इसका मतलब उसने टीवी तो देखी लेकिन उसने ज्यादा समय तक नहीं देखी, तो ये निगेशन फॉर लॉन्ग का हो गया, ना कि इसका, ठीक है। मैं पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। वीडियो डिलीट मत करो। नहीं करूंगा बच्चे, नहीं नहीं वो नहीं करूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। असल में ये जो इस तरीके के बच्चे होते हैं ना यूट्यूब पे, इनके लिए मेरे पास जवाब तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार टीचर हूँ, नहीं तो मैं तो देहाती आदमी हूँ, मैं तो देहात से हूँ, ठीक है। मैं तो इनको बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। हमारे टीचर्स बड़े मौजूद है, वो ऐसे बच्चों को बड़े ढंग से डील कर लिया करते थे। लेकिन अब बस ये है, धरती पे बोझ है, माँ बाप ने सही पढ़ाया लिखाया नहीं, टीचर्स ने सही सिखाया नहीं, दोस्तान फ्रंट मिल गए होंगे, तो ये बेचारे अपनी ज़िंदगी ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग और ही डिडंट वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन दोनों का डिफरेंस यही हो गया। अब इसको अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें रिलेट करके बताता हूँ उससे, क्या नाम, वो सम और एनी से। जैसे हमने देखा ही डिडंट हेल्प एनी, हेल्प का इनवाइट ही लिख देते हैं, या चलो ही डिडंट हेल्प एनी बॉयज, ठीक है। एक हमने सेंटेंस ये लिखा, दूसरा हमने सेंटेंस लिखा ही डिडंट हेल्प सम बॉयज। अब देखो, ये जो डिडंट है ये नेगेटिव वर्ब है और ये डिडंट नेगेटिव वर्ब है। यहाँ पे हमने डिटर्मिनर एनी यूज किया जो कि नॉन असर्टिव है, यहाँ पे सम यूज किया जो कि असर्टिव है। तो ये जो नॉन असर्टिव है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा इसके बाद लिखने से, और इसको जब हम चेंज करके लिखेंगे डिडंट हेल्प को हेल्प्ड, तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा ही हेल्प्ड नो बॉयज, ठीक है। तो ये जो एनी था हमने नेगेटिव के बाद लिखा था, तो देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। अच्छा, जो सम है जब इसको लिखोगे तो नहीं होगी, जैसे हमने लिखा ही हेल्प्ड मोस्ट बॉयज, ठीक है। ये हमें डिफरेंस समझना था कि एनी है, अगर हम डिडंट हटा देंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट इस पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सम है वो डिडंट का नेगेटिव इफेक्ट बेयर नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन असर्टिव है, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ही डिडंट हेल्प सम बॉयज का मतलब हो गया ही हेल्प मोस्ट बॉयज, और ही डिडंट हेल्प एनी बॉयज का मतलब हो गया ही हेल्प नो बॉयज। ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस इनमें काम कर रहा है। ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, यहाँ पे जो निगेशन है ना वो इस वर्ब के साथ साथ में इस टाइम का भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फॉर लॉन्ग फ्रेज है ना, ये नेगेटिव हो गई। अब अगर ये नेगेटिव हो जाएगी तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो अगर ये जो वर्ब नेगेटिव है हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो इसकी जगह हमें फॉर लॉन्ग की जगह फॉर अ शॉर्ट वाइल लिखना पड़ेगा, तब एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। ही डिडंट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग का मतलब हो जाएगा ही वॉच टीवी फॉर अ शॉर्ट वाइल, ठीक है। लेकिन जो फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेज है ना, ये नॉन असर्टिव नहीं है, असर्टिव है।
चूंकि ये असर्टिव है तो अगर हम इस वर्ब को जो कि अभी नेगेटिव है पॉजिटिव कर देंगे तब भी इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा और एज इट इज बना रहेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम में फॉर अ लॉन्ग टाइम ही बना रहेगा। ही वॉच टीवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये हो गया। खैर चलो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस पे ले आता हूं। ये क्वेश्चंस हैं, पहले तो ये दो क्वेश्चन है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये दो क्वेश्चंस, पहले तो ये समझ लो, मतलब एक मिनट, पहले तो ये समझ लो कि मान लो अगर हम यहां पे फॉर लॉन्ग लिखें और अगर हम फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखें, ठीक है, मान लो ये अभी कुछ नहीं लिखा, ये लिखा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा समझ लो ये कुछ नहीं लिखा अभी ये कुछ नहीं लिखा, ठीक है। और मान लेते हैं हमारे पास दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर लॉन्ग और ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं और हमें इनके मीनिंग समझने, इनका मतलब क्या है। गुड एडजेक्टिव क्या है बच्चे, वो अब मैं बता दूंगा, तुम लोग पूछते बहुत हो, सुनते कम हो इसीलिए ज्यादा पूछना पड़ता है, अगर सुनोगे ज्यादा तो पूछना कम पड़ेगा। अब देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर लॉन्ग, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ही स्पोक एट द मीटिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो ये जो नेगेटिव वर्ब है, अगर हम इसी मीनिंग को पॉजिटिव सेंटेंस के थ्रू कहना चाहें तो हमें देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो डिडंट स्पीक वर्ब है ना, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो स्पोक हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन चूंकि हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो अगर हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है तो जो फॉर लॉन्ग हमारी फ्रेज है ना, इसका एंटोनिम हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव्स होते हैं ना उनका एंटोनिम पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का एंटोनिम नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव था इसे हमने पॉजिटिव बना दिया, तो उस पॉजिटिव को हमें उसका एंटोनिम लिख के यूज करना पड़ेगा, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा ये, फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर लॉन्ग का मतलब हो गया ही स्पोक एट द मीटिंग बट नॉट फॉर लॉन्ग, ही स्पोक जस्ट फॉर अ वाइल, मतलब बहुत कम समय के लिए वो बोला। अच्छा, अगर हम ऐसे लिख देंगे ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही स्पोक एट द मीटिंग, ही स्पोक एट द मीटिंग, वो मीटिंग में बोला, ठीक है, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये जो अ लॉन्ग टाइम हमारी फ्रेज थी ना, वो देखो एज इट इज यहां पे शिफ्ट हो गई और हमें इसका एंटोनिम फॉर अ शॉर्ट टाइम नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेशन इसका नहीं था, वो निगेशन उस एक्शन का था। तो ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होगा ही स्पोक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो मीटिंग में बोला लेकिन काफी समय के बाद। और ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर लॉन्ग का मतलब हो जाएगा वो मीटिंग में बोला लेकिन बहुत कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं। तो ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर लॉन्ग और ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम का मीनिंग ये होगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट दे रखे हैं, इनसे रिलेट करके हमें आंसर बताना है। ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग एंड केप्ट लिसनिंग टू अदर्स, और दूसरों की ही सुनता रहा, तो दूसरों का सुनता रहा इसका मतलब ये पर्सन चुप बैठा रहा, ठीक है। तो अगर ये पर्सन चुप बैठा रहा तो इसका मतलब ये एक्शन नेगेटिव है लेकिन वो टाइम पॉजिटिव है। अगर टाइम पॉजिटिव है तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग, ही डिडंट स्पीक एट द मीटिंग एज ही हैड लिटिल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी। तो जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो ज्यादा देर तक उसे बताता बोलता रहता है, जिसके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है उसका बोलना जल्दी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब हमें एक्शन के साथ साथ में टाइम को भी नेगेटिव करना है। अब अगर टाइम को भी नेगेटिव करना है तो हम इंग्लिश में डबल नेगेटिव तो यूज नहीं कर सकते, तो एक नेगेटिव तो हमने पहले से यूज कर रखा है, अब हमें कोई नॉन असर्टिव वर्ड यूज करना पड़ेगा जो नेगेटिव के बाद लिखने से ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, तो फॉर लॉन्ग लिख दो। तो ये मैं कल आपको समझा रहा था कि अगर हम नेगेटिव वर्ब के बाद में फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखेंगे और फॉर लॉन्ग लिखेंगे, तो जो फॉर लॉन्ग है ना, जब हम इसे नेगेटिव के बाद लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है वो नॉन असर्टिव फ्रेज नहीं होती, वो असर्टिव फ्रेज होती है और वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव रह जाती है, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन हो गए, दो और देखो। हरिओम, टू मोर क्वेश्चंस, दो और क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए, इनके भी आंसर एक बार बताओ। हरिओम, मैं एक चीज हमेशा अपने क्लासरूम बैचेस में कहता हूं कि नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश सीखना बहुत चाहते हैं लोग, सब सीखना चाहते हैं,
ठीक है, हर कोई सीखना चाहता है, कई वजह हैं। इंग्लिश सीखने से पर्सनैलिटी सुधर जाती है, रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। लेकिन जब सीखने में समझने की नौबत आती है, जब दिमाग का दही करना पड़ता है, तब लोग भाग उठते हैं। तो फिर उन्हें वैसे टीचर्स पसंद आते हैं जो जादू दिखा के सिखाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब चुटकी बजाई ये हो गया, चुटकी बजाई वो हो गया। ऐसे नहीं होता भाई, या तो सीखो, नहीं तो सीखने का नाटक मत करो, किताब पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। हाँ, देखो 2 क्वेश्चन और लिखे, अभी बच्चे भी बताता हूं, बैच के बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन डिडंट टेक रेस्ट एंड रिटर्न टू वर्क सून, ठीक है। द मैन डिडंट टेक रेस्ट एंड कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड, और मेहनत करता रहा। ब्लैंक्स समझ गए होगे ना क्या करना है, फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज करना है। आंसर बताओ जल्दी से, ए सेंटेंस में क्या लिखे, फॉर लॉन्ग या फॉर अ लॉन्ग टाइम? द मैन डिडंट टेक रेस्ट फॉर लॉन्ग, ठीक है, द मैन डिडंट टेक रेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखो यहां पे पता है क्या, यहां पे एक्शन नेगेटिव है, उसने रेस्ट नहीं किया, टाइम पॉजिटिव है, टाइम कैरी हो रहा है साथ ही साथ में, ठीक है। ही डिडंट टेक रेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड, मतलब उसने बिना रेस्ट किए काम करता रहा, ठीक है। तो इसका मतलब रेस्ट नहीं किया, वो काम नेगेटिव हो गया, लेकिन एक्शन मतलब टाइम पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ही मस्ट हैव टेकन रेस्ट बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद उसने रेस्ट किया, वो जल्दी रेस्ट नहीं किया, ठीक है। द मैन डिडंट टेक रेस्ट फॉर लॉन्ग का मतलब हो गया ही टेक रेस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल, मतलब इसमें टाइम भी नेगेटिव है, क्योंकि ये लिखा है ना ही रिटर्न टू वर्क सून, जल्दी वापस आ गया, तो इसका मतलब एक्शन भी नेगेटिव, टाइम भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा, ठीक। 2 और क्वेश्चन देखो, he didn't talk to them dash as he was very angry with them and he didn't talk to them as he was in a hurry to go to bed। इन दोनों क्वेश्चंस के भी आंसर बताना। ही डिडंट टॉक टू देम डैश एज ही वाज वेरी एंग्री विद देम, ही डिडंट टॉक टू देम डैश एज ही वाज इन अ हरी टू गो टू बेड। ऑप्शन यही है, फॉर लॉन्ग एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्रेजेस का यूज करना है। क्लास फिर आज 1 घंटे से ज्यादा हो गई, क्या बताऊं। हाउ मेनी आवर्स आई स्टैंड। देखो मैं पहली बात तो शरीर से स्वस्थ हूँ, फिट आदमी हूँ, ठीक है, और गांव देहात का हूँ तो मेहनत करने की आदत भी है, ठीक है। मैं, मेरे से जो बच्चे क्लासरूम बैचेज में पढ़े हैं उनको सबको पता है, मैं कभी क्लासरूम में चेयर नहीं यूज़ करता। मैं मतलब अपने जब से इंस्टीट्यूट, मुझे लगता है 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2014 से अपने इंस्टीट्यूट्स में, जब से मेरे से कोई भी बच्चा पढ़ा है उसने आज तक मुझे कभी चेयर पर बैठे क्लास में नहीं देखा होगा। मैं क्लासरूम में कभी भी चेयर का यूज़ नहीं करता। मुझे लगता है जिस दिन मुझे मतलब बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, मतलब या तो मैं उस दिन शरीर से कमज़ोर रहूँगा तब, या फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर मैं फिट आदमी हूँ तो मैं बैठ के क्यों पढ़ाऊंगा। मैं बच्चों को खड़ा होकर, मतलब मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ और अंट कह के पढ़ाता हूँ और खींच के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं, आपको पढ़ाना तो आपको खड़े होकर ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे टीचर्स रहे जो कि हमें पता कि वो थोड़े से आलसी थे और उनके आलस की वजह से ना हमने ज़िंदगी में कितना उस सब्जेक्ट में सफ़र किया वो हम जानते हैं, ठीक है। वो इतने बदतमीज थे कि वो बैठ जाते थे ना चेयर पे तो पूरा मतलब 40 मिनट का पूरा पीरियड खत्म हो जाता था, लेकिन वो उठते नहीं थे, ठीक है। हाँ, किताब से ही डिट्टो पढ़ा देते थे, जो किताब में लिखा होता वही पढ़ा देते। अरे भाई, तो फिर टीचर्स की हमें जरूरत क्या है, जो किताब में लिखा है वही अगर हम पढ़ना है और वही हमें पढ़ना है, मतलब वो चाहे हम अपने आप पढ़ लें चाहे तुम बोल के हमसे पढ़वा लो, ठीक है। तो टीचर्स की जरूरत क्या है। तो अगर बच्चे अच्छे हों पढ़ने वाले तो मैं दिन भर खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ भाई, बस बच्चे वो हों जिन्हें मैं चाहता हूँ, अल्लू लल्लू ना हो, ठीक है। आंसर बताओगे इनका। He didn't talk to them dash as he was very angry with them. He didn't talk to them dash as he was in a hurry to go to bed. हाँ देखो, he didn't talk to them for a long time. For a long time, ठीक है। कि उसने उनसे काफी समय तक बात नहीं की, क्योंकि उनसे गुस्सा रहा होगा, तो जब गुस्सा खत्म हो गया होगा तब जाके उसने बात की होगी। मतलब टाइम पॉजिटिव है, एक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो चूंकि टाइम पॉजिटिव है, टाइम को नेगेटिव करना नहीं है, तो नॉन असेटिव वर्ड मत लिखना, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ही डिडंट टॉक टू देम डैश एज ही वाज इन अ हरी टू गो टू बेड। अब उसको जल्दबाजी में था, क्योंकि उसको जाना था सोने के लिए। गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना, तो उसको सोने के लिए जाना होगा, तो इसलिए उसने ज़्यादा देर तक बात नहीं की होगी, कमी देर तक बात की होगी। तो इसका मतलब हमें टाइम को भी नेगेटिव करना है और एक्शन तो नेगेटिव है ही है।
तो अब दोनों नेगेटिव है, एक्शन भी नेगेटिव है, टाइम भी नेगेटिव है, लेकिन हम डबल नेगेटिव लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, इंग्लिश अलाउ नहीं करती डबल नेगेटिव का यूज एक साथ। तो अगर हमने एक नेगेटिव यूज कर लिया तो उसके बाद हम नॉन असर्टिव लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अब फॉर अ लॉन्ग टाइम तो नॉन असर्टिव फ्रेज होती नहीं है, फॉर लॉन्ग होती है, तो इसी का यूज कर लो। ये है हमारा, ठीक है। अब इनके मीनिंग भी समझ लेना। ही डिडंट टॉक टू देम फॉर लॉन्ग, तो इसका मतलब हो गया ही टॉक्ड टू देम फॉर अ शॉर्ट वाइल, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसने उनसे बात की। क्यों शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसने उनसे बात की? क्योंकि उसको सोने जाना था, जल्दबाजी में था, ठीक है। ही डिडंट टॉक टू देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब उसने उनसे बहुत समय तक बात नहीं की, बहुत लंबे समय तक बात नहीं की, बहुत दिनों के बाद बात की होगी। क्यों उसने उतने समय तक उनसे बात नहीं की? क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब गुस्सा खत्म हुआ तब फिर उनसे बातचीत शुरू की, ठीक है। तो यहां तक ये समझ में आ गया फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर किसी सेंटेंस में लिखे होंगे और वो सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसके इंप्लीकेंट मीनिंग क्या होंगे, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड पे दिख रहे होंगे ना सामने, ये मैं चाह रहा था आज ही तुमसे डिस्कस कर लूंगा। मैंने जिस तरीके से ये लेक्चर प्लान किया था तो मुझे लग रहा था कि 45-50 मिनट हद से ज़्यादा लगेंगे और ये डिस्कस हो जाएगा। लेकिन खैर जैसा कि हमेशा होता है, वो मैं सोच के 40 मिनट आता हूँ, वो 65 मिनट कब हो जाते हैं पता नहीं चलता, ठीक है। तो आज तो ये डिस्कस हो नहीं पाया, मतलब ये तो हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं। अभी मैं स्टूडियो में ही हूँ, मुझे घर जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर किसी क्लास में मैंने समझा दूंगा डिटेल में। ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस में ब्लैंक्स तुम्हें फिल करने हैं, और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन है फॉर लॉन्ग, ठीक है, और फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब यहां नहीं लिखता हूं, नहीं तो कोई सोचेगा ऑप्शन लिख दिया वो। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं यहां पे लिखे हुए तुम्हारे लिए। सेंटेंसेस के एक क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स हैं और इन ब्लैंक्स को तुम्हें फिल करना है, ठीक है। और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन यूज करने फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इन सेंटेंसेस में ब्लैंक्स फिल करना, फॉर अ लॉन्ग टाइम तुम्हारे ऑप्शंस हैं। 10 मिनट में कर लो, 20 मिनट में कर लो, 15 मिनट में कर लो, अपने आप कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में कमेंट कर देना अपने आंसर्स, ये वीडियो सेव हो जाएगा और इस वीडियो में अपने आंसर्स कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी वो एक दो बच्चे थे वो बीच में बार बार पूछ रहे थे, मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो, अगर तुम कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस होते हैं। तो हमारा एक ऑनलाइन लाइव बैच नया है, एनकॉम आई, ठीक है। ये एनकॉम आई जो है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम है असेक लाइव, इस पे अवेलेबल है, ठीक है। इसकी लाइव लेक्चर की क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। एडमिशंस ओपन है, 6000 फीस है। अब मैं फिर से बता देता हूं, ये एनकॉम जो बैचेस होते हैं ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी, बैंक, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एग्जाम होते हैं, यही वही इनमें एडमिशन लें, ठीक है। 6000 फीस होती है। बैच का शेड्यूल क्या है वो सब आप उस एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पे बैच के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ जान जाओगे। एसेक लाइव एप्लीकेशन का नाम है, एनकॉम आई बैच है जिसमें एडमिशन लेना है, अगर लेना है तो, ठीक है। 6000 फीस है और बैच की लाइव क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी। डन, ये सारी डिटेल हो गई। फिर भी उसके बाद भी अगर कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो उसके लिए मैं नंबर बता देता हूँ। इन नंबर्स पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, 9891991959, ये नंबर मेरे पास व्हाट्सएप का, ठीक है। हालांकि ये ऑफिस का नंबर है, कॉल मत करना। दूसरा नंबर है 8888788878। फिर भी अगर कुछ पूछना जानना है तो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करके अपना पूछ बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका हमसे कांटेक्ट करने का नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। आज तो 1.5 घंटा लगभग होने जा रहा है। तुम लोग भी अपना इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, बाकी जो क्वेश्चंस दिए इनको सॉल्व करना, इनके आंसर्स लिखना, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा टाइम बीता तुम लोगों के साथ में, सभी को थैंक्स, ठीक है। बाय एवरीबॉडी एंड गुड नाइट, ठीक है।